हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं हूं जयंत चित्तोड़ा, सीनियर फैकल्टी मैथमेटिक्स, आपका जेसी सर। और आज आपके सामने लेकर आया हूं जेई मेन थर्ड अटेम्प्ट जुलाई अटेम्प्ट के 25 जुलाई शिफ्ट 2 के पेपर के डिस्कशन को। ठीक है, तो दो सेक्शन में पेपर हुआ था, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में पूछे गए थे 20 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस और सेक्शन बी में आए थे 10 क्वेश्चन, जिसमें से 5 क्वेश्चंस करने की चॉइस अवेलेबल थी, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने थे। तो 1 बाय 1 एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन दो चीज क्वेश्चन के साथ साथ बात करते हुए चलेंगे। एक तो कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर का था, कौन से टॉपिक का था, एंड सेकंड थिंग क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो क्वेश्चन है लेट y of yx be the solution of the differential equation x dy equal to y plus x cube cos x into dx with y at pi equal to 0, then y of pi by 2 is equal to। सिंपल क्वेश्चन देख के साफ समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर का था, डिफरेंशियल इक्वेशन का था। ठीक है ना, तो चैप्टर कौन सा था ये, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, टफ था, इजी था या मीडियम था, ये तो सॉल्व करने के बाद ही हमें पता चलेगा, क्योंकि हम पहले से नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन इजी है या टफ है। ठीक है, तो इसने दिया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये y ऑफ yx है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। x dy इज इक्वल टू y dx प्लस एक्स क्यूब कॉस x dx। ठीक है, इधर लाते हैं इसको, तो ये बनेगा x dy माइनस y dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस x dx। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसको रीअरेंज कर रहे हैं। अब अगर हम दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, डिवाइड बोथ द साइड्स विद एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर से। तो इधर आप ध्यान से देखोगे ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x। ये क्या बन गया, डिफरेंशियल ऑफ y अपॉन x। इधर x x कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट x cos x dx। और उसके बाद क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं दोनों तरफ। ठीक है ना, तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो इधर तो मिलेगा आपको y अपॉन x इज इक्वल टू, इधर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x कैसे करेंगे, बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स मतलब आइलेट, आइलेट मतलब जानते हैं ना आइलेट वाला, पहले एल्जेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड cos विल बी द सेकंड फंक्शन। दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी द सेकंड फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos, वो कितना हो जाएगा, sin x dx। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। और तो ये बना आपके पास y अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos इज sin, तो x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x को मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin x dx। क्या आ जाएगा वो डायरेक्टली, cos। सो y अपॉन x इज इक्वल टू x sin x प्लस cos x प्लस c। लीजिए भाई, एक काम तो पूरा हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व हो गई। अब इंटीग्रल कांस्टेंट जो c आया उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन का कांस्टेंट जो c आया था उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये चीज़ अपने पास अवेलेबल है कि एट x इक्वल टू पाई y इज 0, तो पुट x इक्वल टू पाई एंड y इक्वल टू 0, आपको c का वैल्यू मिल जाएगा। तो c का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। y कितना रखा, 0, x की जगह कितना रखा, पाई, साइन पाई फिर से कितना हो जाएगा, 0, कॉस पाई कितना होगा, -1, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1। लीजिए भाई, c की वैल्यू मिल गई, c इक्वल टू 1। अगेन देखो फिर से, y की जगह जाकर रखा 0, ये 0 हुआ, साइन पाई वो भी 0 हो गया, कॉस पाई -1 इधर आएगा तो 1, तो c इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू मिल गई 1, रख देते हैं उसको। सो फंक्शन बन गया y अपॉन x इक्वल टू x साइन x प्लस कॉस x प्लस 1
और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स। ये फाइनली फंक्शन हमें मिल गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स। इसमें x की जगह क्या रखना है? इसमें x की जगह रखना है हमें पाई बाई टू। क्या रखना है x की जगह? पाई बाई टू। तो इसमें x की जगह पाई बाई टू पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे अपन, पुट x इक्वल टू पाई बाई टू, y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, पाई स्क्वायर बाई फोर, पाई स्क्वायर बाई फोर, साइन पाई बाई टू 1, कॉस पाई बाई टू 0 प्लस पाई बाई टू। तो आंसर आ रहा है आपके पास ये वाला, y इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई बाई टू। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। y पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई बाई टू, ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन आंसर था। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद अब हमें मालूम चल जाएगा कि ये इजी था कि मीडियम था कि टफ था। टफ तो नहीं था। इजी बोलोगे क्या? नहीं सर, इसको इजी भी नहीं बोल सकते क्योंकि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करनी पड़ रही है। इट मीन्स इट इज़ मीडियम, सो वी कैन से इट इज़ ऑफ मीडियम लेवल डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी सॉल्व मैंने पूरा कर दिया है, प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। इधर राइट साइड में बाई पार्ट से सॉल्व किया, कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, बाद में x की जगह पाई बाई टू रखा और आंसर फाइंड कर लिया। सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, रिवाइज करने के लिए पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल भी है। सेम उधर लेके गए थे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों तरफ डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई वाई एक्स बना। इधर बाई पार्ट्स लगाया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से सिंप्लीफाई करा, सी की वैल्यू निकाली थी कितनी 1, जब x पाई है और y 0 है। सो y इज दिस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स, देन पुट x इक्वल टू पाई बाई टू, यू विल गेट दिस आंसर। ओके, question number 2. Question number 2, the number of distinct real roots of the determinant sin x cos x cos x, row 1 में cos sin cos 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 sin is equal to 0 in the interval x belongs to minus pi by 4 to pi by 4 is। इस इंटरवल में इस डिटर्मिनेंट के 0 होने पर कितने डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे? पहली बात कौन से चैप्टर का है? डिटर्मिनेंट्स का है। ठीक है ना। दूसरी बात क्या करेंगे कि वो इजी है या मीडियम है या टफ है, वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। अगर डिटरमिनेंट्स आपने पढ़ा है तो डिटरमिनेंट्स में एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, फैक्टर थ्योरम। एक तरीका तो होता है कि इसको सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई कर ले और इक्वल टू 0 कर दे। लेकिन फैक्टर थ्योरम क्या बताती थी? फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करे बिना जल्दी आंसर आता था ना। तो फैक्टर थ्योरम से इसके लिए अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। पुट साइन एक्स इक्वल टू, पुट साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, क्या होगा? कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब इसका एक फैक्टर हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हमें मिल जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दूसरी बात, तीनों रो या तीनों कॉलम एक साथ आइडेंटिकल हो गए तो उस फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग उसकी पावर कितनी बनेगी? 2। अच्छा, मैंने क्या बोला? डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री कितनी है? 3। अगर डिग्री 3 है तो 2 फैक्टर तो मिल ही गए, एक फैक्टर और बचा है, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। ये स्टेप 1 था अपना। स्टेप 2, अगर हम इसमें करें कॉलम 1 को लिखें, कॉलम 1 विल बी कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। अगर हम ऐसा लिख दें तो क्या मिलेगा हमें? साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। ठीक है ना। तो ये हमें मिलेगा साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। बाकी जो 2 एलिमेंट है वो एज इट इज़ अपन रहने देते हैं। यहाँ भी मिलेगा साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, बाकी 2 एलिमेंट एज इट इज़ हैं। यहाँ भी मिलेगा साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, बाकी 2 एलिमेंट एज इट इज़ हैं। डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम में से एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आएगा कितना आएगा? साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ये बाहर आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया। फैक्टर थ्योरम से ये फ़ायदा होता है कि जो डिटर्मिनेंट होता है ना वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो हमने कॉलम 1 में से कॉमन निकाला और वो फैक्टर इक्वल टू 0 है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके आगे की कहानी करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है।
तो यहाँ से आपको मिलेगा एक तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और दूसरा यहाँ से मिलेगा साइन एक्स इक्वल टू -2 कॉस एक्स। ओके, करेक्ट। तो यहाँ से आपको मिलता है tan x इक्वल टू 1 और यहाँ से मिलता है tan x इक्वल टू -2। अब क्वेश्चन पे आओ ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है x शुड लाई इन बिटवीन -π/4 टू +π/4। x 0 से π/4 के बीच में होगा तो tan x की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जाएगी और इधर -1 तक जाएगी। तो tan ऑफ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? tan ऑफ x की वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच में। क्लियर? इससे क्या पता चला कि tan x कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 1 के बीच में होगा। इट मीन्स ये रिजेक्ट हो गया और ये वाला एक्सेप्ट हो गया। पूछा था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, कितने मिले? एक, सिर्फ एक रियल रूट आया। तो आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉल्व कर लिया, आंसर फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं इसके लेवल की। तो लेवल आपको खुद को दिख रहा है। टफ है क्या? ना। मीडियम है क्या? ना। इट्स इजी। तो ये कौन से लेवल का क्वेश्चन था? इजी लेवल का क्वेश्चन था। और आंसर कितना आया? एक रियल सॉल्यूशन, ऑप्शन ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कंसिडर फंक्शन f a to b and g b to c a b c are subset or equal to real numbers such that Goff inverse exist। क्या है? Goff inverse exist। तो g of f inverse exists। It means g of fx का इनवर्स एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट कब करेगा? व्हेन इट इज बाइजेक्टिव। व्हेन इट इज बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव होगा तो ही ये एग्जिस्ट करेगा। मतलब गॉफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जी ऑफ एफ, ये गॉफ कैसा होगा? बाइजेक्टिव होगा। मतलब g ऑफ एफ एक्स मस्ट बी बाइजेक्टिव। ये कैसा होना चाहिए? एक बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब 1 on 2 होना चाहिए। और वो 1 on 2 कब होगा? जब जो f वाला है वो 1 होगा और जो g वाला है वो on 2 होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि g ऑफ एफ एक्स बाइजेक्टिव मतलब 1 on 2 कब होगा? जब उसके अंदर वाला ये f, ये वाला f वाला क्या बन जाए? 1 और g क्या हो? on 2, तो वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंगली सिंपल वे में आंसर कौन सा आ गया? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट एंड फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट ऑफ द 2 सैंपल्स इन ए ग्रुप हैज 100 आइटम्स with mean 15 and standard deviation 3. If the whole group has 250 items with mean 15.6 and standard deviation under root of 13.44, then the standard deviation of the second sample is. It means ये कौन से चैप्टर का है? जेई मेन के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, सेट्स एंड रिलेशन, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, उस वाले चैप्टर का है। तो हम इसको कहेंगे कि ये जेई मेन टॉपिक्स वाले में से आया गया है, वहाँ से पूछा गया है। इजी है, मीडियम है, हार्ड है, वो सॉल्व करके पता चलेगा। टोटल आइटम्स कितने हैं वो हमें दिया हुआ है 250। सो n इज इक्वल टू 250। ठीक है, फर्स्ट n1 कितना है? 100। तो ऑब्वियसली n2 कितना हो गया? 150। एक काम यहाँ पे पूरा हो गया। इन फर्स्ट ऑफ द 2 सैंपल्स, फर्स्ट हैज 100 आइटम्स एंड मीन 15। तो पहले का मीन कितना है? x1 बार इज इक्वल टू 15, वो भी दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन 3, वो भी हमें दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। ठीक है, टोटल आइटम्स कितने? 250। उसकी हेल्प से हमने n2 फाइंड कर लिया है।
विद द मीन 15.6, इसका ना टोटल आइटम्स का मीन कितना है 15.6, उस पे आते हैं। x बार इज इक्वल टू 15.6, तो यहाँ से हम x2 बार फाइंड कर पाएंगे, उसकी हमें आवश्यकता है, उसकी हमें आवश्यकता है, तो वो फाइंड कर लेते हैं। सो x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। इस कैलकुलेशन से क्या फाइंड कर लेते हैं हम, x2 बार फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए x2 बार को कैलकुलेट कर लिया जाए। दिस इज 15.6, n1 कितना है 100, पहले का मीन कितना है 15 प्लस n2 150, देन x2 बार अपॉन टोटल कितना है 250। सिंप्लीफाई करें इस कैलकुलेशन को और x2 बार को सॉल्व कर लेते हैं। सो 15.6 मतलब 156 अपॉन 10, 10 कटेगा, यहाँ पे आएगा 156 इंटू 25, देन माइनस 1500 अपॉन डिवाइड में आ जाएगा 150। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें x2 बार, तो ये x2 बार की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से x2 बार आ जाएगा। तो n1 अवेलेबल हो गया, n2 अवेलेबल हो गया, x1 बार अवेलेबल हो गया, x2 बार यहाँ से आ जाएगा। सॉल्व करोगे वो 16 मिलता है। ठीक है ना, कैलकुलेशन पार्ट है, नथिंग एल्स। x2 बार आ जाएगा। टोटल n आपके पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका दिया हुआ है 3, टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम है कितना है अंडर रूट ऑफ 13.44, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकंड सैंपल। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो 3 है ये क्या है एक्चुअल में, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, सिग्मा 1 हमें दिया हुआ है और टोटल सिग्मा कितना दिया हुआ है, वो ये रहा अंडर रूट ऑफ 13.44। अब आपको क्या फाइंड करना है, सिग्मा 2, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये रहा n1 n2 निकाला, यहाँ से हमने x2 बार निकाला, ये सारी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। ठीक है ना, x1 बार 15, सिग्मा 1 का होल स्क्वायर वो कितना 9, सिग्मा 1 कितना था 3, तो वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये भी अवेलेबल था। ये सिग्मा स्क्वायर टोटल सिग्मा कितना था अंडर रूट ऑफ 13.44, तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो गया 13.44। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा तो सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं होगा। n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 n2 प्लस n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 की जगह कितना आ जाएगा 250 इंटू x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। क्या डाटा सारा अवेलेबल है? यस सर, सारा डाटा अवेलेबल है। क्या नहीं मालूम है इसमें? ये नहीं मालूम है। ठीक है ना, सिग्मा 2 बस वो हमें नहीं मालूम है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करना है, बस दैट्स ऑल। देखो सारी डाटा को रख दिया गया, सिर्फ ये हमें फाइंड करना है, सिग्मा 2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लें और सिग्मा 2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें, कितनी मिल जाएगी 4। ये है इसका आंसर। तो अब क्या बोलेंगे इसको, क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन मीडियम भी नहीं बोल सकते आप, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। सो वी विल से इट इज़ टफ। मीडियम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं, डेसिमल में भी कैलकुलेशन आ रही है। सो वी विल से इट इज़ एज ए टफ क्वेश्चन एंड आंसर इज 4, ऑप्शन 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -1 to 1 log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज, कौन से चैप्टर का है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। इजी है कि हार्ड है? देख के ही मुझे पता लग रहा है कि यह तो सर इजी वाला है। क्यों? क्योंकि जब -a to a का इंटीग्रेशन आ जाता है तो सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर फंक्शन ऑड होता है तो डायरेक्टली आंसर 0 आ जाता है, और अगर फंक्शन इवन होता है तो ट्वाइस 0 to a बन जाता है। इट मीन्स ये चेक कर लिया जाए कि log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इवन है या ऑड है। ठीक है ना, सो fx इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब हम क्या चेक करें, एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया तो ऑड होगा और प्लस एफ एक्स आ गया तो इवन होगा। कर लेते हैं भाई सॉल्व। माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 सही चल रहा है। इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग ऑफ, कुछ इसमें कैलकुलेशन करके रैशनलाइजेशन करें तो हम इसको लिख रहे हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर रहे हैं तो ऊपर क्या मिला, लॉग ऑफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या हो गया, क्या हो गया सर, कुछ कैंसिल हो गया इसमें, तो क्या कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में क्या दिख रहा है आपको, लॉग ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स दिख रहा है। सर लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स को तो हम माइनस लॉग एक्स लिख सकते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, उसको माइनस लॉग एक्स लिख सकते हो, कोई मना नहीं है उसके अंदर। तो हम उसको लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये तो एफ एक्स था जिसके बाहर माइनस आ गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना बन गया, वो बन गया माइनस एफ एक्स। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ऑड। और अगर फंक्शन ऑड है माइनस ए टू ए के बीच में, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो, 0 बोल सकते हो। ठीक है ना, मेनली क्या चेक करना था, फंक्शन ऑड है या इवन है। तो फंक्शन कैसा है, ऑड, सो आंसर विल बी 0। ठीक है ना, तो क्या बोला था मैंने, इजी है कि नहीं, इजी है, इजी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पहले देख लें कि कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है। इफ P इज मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन P टू द पावर 50 इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो चैप्टर तो पता लग गया क्वेश्चन देखते ही, कौन से चैप्टर का है भाई, मैट्रिक्स का है। सर इजी है कि मीडियम है कि हार्ड है, सॉल्व करके पता चलेगा। पूछा है P टू द पावर 50। सबसे पहले हमें क्या फाइंड कर लेना चाहिए, पी स्क्वायर इज 1 0 1/2 1, हियर 1 0 1/2 1। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, रो इंटू कॉलम, याद है ना, बिल्कुल सर याद है हमें, क्यों याद नहीं है, रो इंटू कॉलम 1, फिर रो इंटू कॉलम 2 दैट इज 0, फिर इधर से आएगा रो 2 इंटू कॉलम 1, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1 एंड 0 1। दिस इज P टू द पावर 2, पी स्क्वायर आया। अब आगे में क्या फाइंड कर लेता हूँ, पी क्यूब, कुछ पैटर्न बनने लगेगा ना, तो पी क्यूब इज एक्चुअली पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद पी, तो पी क्यूब की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो 1 0 1 1 पी 1 0 1/2 1, पी क्यूब को कैलकुलेट कर लेते हैं, रो इंटू कॉलम 1, बाकी 0 हो गया, रो इंटू कॉलम ये 0 हो गया, रो इंटू कॉलम तो ये हुआ 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। 3 को अच्छे से लिखते हैं, सुंदर सुंदर लिखना चाहिए ना, 3/2, फिर रो 2 इंटू कॉलम 2 0 1। क्या पैटर्न पकड़ में आने लगा, हाँ सर पकड़ में आने लग गया। P टू दी पावर 1 है तो यहाँ 1 है, P टू दी पावर 2 है तो यहाँ 2/2 है, P टू दी पावर 3 तो यहाँ 3/2 है। फिर भी मन की तसल्ली के लिए P की पावर 4 भी फाइंड कर लेते हैं, P टू दी पावर 4 दैट इज P क्यूब इंटू P, सो P क्यूब इज 1 0 3/2 1 1 0 1/2 1। ओके बेटा, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं रो इंटू कॉलम, तो P टू दी पावर 4 इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम दैट इज 1, रो 1 इंटू कॉलम 2 दैट इज 0, 3/2 प्लस 1/2 3/2 प्लस 1/2 दैट इज 4/2। अब मैं 4/2 ही लिख रहा हूँ, 2 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज 0 एंड 1। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया, अब तो पक्का यकीन हो गया
कि p की पावर 4 है तो 4/2 आ रहा है, तो p की पावर 50 होगा, तो वो कंफर्म कितना आएगा 50/2 1 आएगा, और 50/2 का मतलब कितना हो गया 25। तो ये ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। तो अब क्या बोलोगे बच्चों इसको? इजी, सिंपल क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कौन सा पूछा यार? 2/2 का। 3/3 का पूछता तो थोड़ा टाइम लगता, 2/2 का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। आप देखो रिवाइज भी कर सकते हो। p स्क्वायर 1 की फॉर्म में आया था 2/2, p क्यूब 3/2 में आया, p4 2 मतलब 4/2 में आया, इसलिए p की पावर 50/2 दैट इज 25 में आया। तो ऑप्शन बी फाइनल करेक्ट आंसर आया। डन। क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए बी सी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। ये 3 डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स हैं। इफ द वेक्टर ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस सी कैप आई कैप प्लस के कैप एंड सी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस बी के कैप आर कोप्लेनर। वेक्टर्स कैसे हैं? कोप्लेनर। कंसेप्ट, इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर तो उनसे बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये भी पता लग गया कि कौन से चैप्टर का है। सर ये वेक्टर वाले चैप्टर का, ये तो हमें वैसे ही दिख रहा है। इजी है कि हार्ड है कि मीडियम है? सर इजी है, वो भी पता लग गया कि कंसेप्ट आपने अभी के अभी बता दिया। क्या बता दिया? कि कोप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और डिटर्मिनेंट बना लेते हैं इसमें। पहली रो में वहाँ से आएगा ए सी, फिर आएगा 1 0 1, फिर तीसरे में आएगा सी सी बी, और इसको इक्वल टू क्या कर देते हैं? 0। इक्वल टू 0 करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, और आंसर प्राप्त करते, देखते हैं क्या मिलता है। तो ए टिंग टिंग ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये गया 0 माइनस सी, 0 माइनस सी माइनस ए दिस बी माइनस सी, b माइनस सी प्लस c मल्टीप्लाइड विथ c माइनस 0, c माइनस 0 इक्वल टू कितना है? 0। आगे देखते हैं कितना आया। माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, क्या मिल रहा है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये रिलेशन हमें मिल रहा है। सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ऑप्शन ए में मैच कर गया, पहला ऑप्शन आंसर आ गया। तो सही में इजी था कि नहीं था? था, बिल्कुल इजी था। ठीक है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। रिवाइज भी कर लो आप इसको। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 सॉल्व करोगे, सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये कौन से चैप्टर से है? x is a random variable such that the probability function of a distribution is given by p of x equal to 0 equal to 1/2 and p of x equal to j equal to 1/3 की power j, where j is 1 2 3 and so on. Then the mean of the distribution and p respectively are. तो चैप्टर कौन सा हुआ? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है, इजी है, मीडियम है, हार्ड है, सॉल्व करके पता चलेगा। ठीक है ना। तो जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है देखिए। मीन का फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, इसका मतलब x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये होता है। तो जब उस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो ये सीरीज बनेगी। ये सीरीज क्या सीरीज बनेगी? r की वैल्यू 0 रखोगे, पहला टर्म 0 आएगा, प्लस r की वैल्यू 1 रखोगे, 1 इंटू 1/3 आएगा, फिर r की वैल्यू 2 रखोगे, कितना आएगा? 2 इंटू 1/3 स्क्वायर आएगा, फिर r की वैल्यू 3 रखोगे, कितना आएगा? 3 इंटू 1/3 टू द पावर 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। कहाँ तक?
इनफाइनाइट तक। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वैल्यू मिल रही है 3/4। तो इसका सम कितना आ रहा है 3/4। ये तो पहली चीज हो गई मीन जो उसने पूछा था 3/4। ये रहा p प्रोबेबिलिटी p ऑफ x इज इवन, वो कितना आ रहा है इस सीरीज से, और ये सीरीज भी कौन सी सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट gp का सम का फॉर्मूला a/1 - r हम लगा रहे हैं और वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं 1/8। सिंपल क्वेश्चन। इट मीन्स मीडियम बोलोगे, इजी बोलोगे या टफ बोलोगे। आई विल से इट एज मीडियम। बिल्कुल इजी नहीं बोल सकते क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट को इसमें कंसेप्ट क्लिक नहीं होता। दूसरा, इस सीरीज का सम फाइंड करने में कभी कभी वो उलझ सकता है। सो इट इज ऑफ मीडियम लेवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। Consider the statement the match will be played only if the weather is good and ground is not wet। सर पहले तो कौन से चैप्टर का है? मैथमेटिकल रीजनिंग का है। मतलब जो जेई मेन टॉपिक्स होते हैं ना अपने, उस मैथमेटिकल रीजनिंग का। जेई मेन टॉपिक्स में से हमेशा 2 से 3 सवाल हर पेपर में आते हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग वाले चैप्टर का है और इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला पी स्टेटमेंट क्या है, एरो नहीं लगाते हैं। P इज वेदर इज गुड, वेदर इज गुड। और दूसरा है ग्राउंड इज नॉट वेट। ठीक है, यहां बात खत्म हो गई। 2 स्टेटमेंट और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। ये ध्यान देना, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। इट मीन्स आपको P एंड Q दिया हुआ है। ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ था, P एंड Q आपको दिया हुआ था। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट नेगेशन फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट नेगेशन क्या होगा? इट मीन्स यू हैव टू फाइंड नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो ये नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या होता है? नेगेशन P और नेगेशन Q, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब नेगेशन ऑफ P क्या होगा वो मैं यहां लिखता हूं। नेगेशन ऑफ P, वेदर इज गुड, इसका ऑपोजिट नेगेशन, वेदर इज नॉट गुड, ये उसका नेगेशन हो गया। नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन Q फाइंड करते हैं। ग्राउंड इज नॉट वेट, तो क्या हो जाएगा, ग्राउंड विपरीत, ग्राउंड इज वेट। ठीक है ना, और दोनों के बीच में क्या लगाना है, और। तो नेगेशन P और नेगेशन Q क्या बन जाएगा, वेदर इज नॉट गुड और ग्राउंड इज वेट। ढूंढ लेते हैं अपन। द मैच विल नॉट बी प्लेड एंड वेदर इज नॉट गुड एंड लग रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना, अरे हाँ, इफ द मैच विल नॉट बी प्लेड then either weather is not good or ground is wet, the match will not be played, or weather is good and ground is not wet, the match will be played and weather is not good, मिल रहा है कुछ, और ग्राउंड इज वेट मिल रहा है कुछ। ठीक है ना, तो पता लग गया भाई कौन सा ऑप्शन आंसर आने वाला है। क्लियर, देखो 4th ऑप्शन आंसर आ रहा है, मैच कर गया ना। P वेदर इज गुड, ग्राउंड इज नॉट वेट, Q। तो ये नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या बना, नेगेशन P और नेगेशन Q, वेदर इज नॉट गुड और ग्राउंड इज वेट। कौन से ऑप्शन में था, 4th ऑप्शन में था। तो 4th ऑप्शन इसका आंसर आ रहा है। तो इजी था कि टफ था कि मीडियम था, बच्चा पार्टी इजी था। ठीक है, ये रहा इसका आंसर, 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ NPR इज इक्वल टू NPR+1 एंड NCR इज इक्वल टू N ऑफ CR-1 देन वैल्यू ऑफ R। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का है। ठीक है ना, तो PNC चैप्टर का है और मैं साफ साफ क्वेश्चन को देख करके वैसे ही बोल सकता हूँ कि ये एक इजी क्वेश्चन है। 2 इक्वेशन दी रखी हैं, NPR
तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n p r प्लस 1, तो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, एक इक्वेशन इधर दे रखी है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस 1, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ r माइनस 1 फैक्टोरियल। बस ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन अपने को सॉल्व करनी है और r की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है ना, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये तो कट गया, इसको रिड्यूस कर लेते हैं। दिस इज 1 अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज 1 अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। सो वी कैन राइट इट 1 अपॉन n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये भी उड़ गया, इट मीन्स n माइनस r की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये n माइनस r की वैल्यू इधर से मिल गई। इधर आते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू मिल गई, इधर वाले को भी रिड्यूस कर लेते हैं उसी तरीके से, एक और रिलेशन बन जाएगा, r की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये हमने सॉल्व कर ही लिया, n माइनस आर इक्वल टू 1 कितना आ गया, ये रहा, इसको सॉल्व किया n फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको रिड्यूस करोगे r फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो r माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा, r बचेगा, n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज, यू विल राइट दिस एज n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n माइनस आर फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू आर, n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू आर, ये आपके पास बच जाएगा। अच्छा, n माइनस आर की वैल्यू वो हम कितनी निकाल चुके हैं 1, तो यहाँ रख देंगे 1, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आर, सो वैल्यू ऑफ आर कितना मिल गया 2, वैल्यू ऑफ आर कितना मिल गया 2। ठीक है, तो आप इसे क्या बोलोगे, इजी बोलोगे ना, कुछ खास कैलकुलेशन तो करनी नहीं पड़ी, सिर्फ एनसीआर और एनपीआर के फॉर्मूले को अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, गेट द वैल्यू ऑफ आर एज 2, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, question number 11 is, if a tangent to the ellipse x square plus 4y square equal to 4 meets the tangent at the extremities of its major axis, मतलब मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स b और c पर जो टेंजेंट बनती है उस पर इसकी एक टेंजेंट कट करती है, देन द सर्किल विद BC एज डायमीटर, तो वो b और c पॉइंट हमें रिक्वायर्ड होंगे, उन दोनों को एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर मान लेंगे, उनसे एक सर्किल बनाएंगे, वो सर्किल कौन से पॉइंट से पास हो रहा है ये पूछ रहा है। तो चैप्टर कौन सा हुआ, दिस इज एलिप्स, और ऑब्वियसली विदाउट कैलकुलेशन मैं यहीं से बोल सकता हूँ कि या तो आप इसको मीडियम कैटेगरी में रख दोगे या आप इसको एक टफ कैटेगरी में रख दोगे, ईजी तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला है ये। ठीक है, एलिप्स बनाते हैं, एलिप्स बन गया, इसकी मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स। तो एलिप्स की इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इक्वेशन है अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1, सो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट इसके ऊपर हम मान लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं P, लेट दिस इज पॉइंट P। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, 2 cos थीटा कॉमा sin थीटा, ये पॉइंट हो गया। इस पर हमें टेंजेंट बनानी है, तो टेंजेंट बना लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 4, इस पे अप्लाई करेंगे t इक्वल टू 0 एट p। याद है ना आपको टेंजेंट फाइंड करने का प्रोसेस, t पॉइंट क्या है 2 cos थीटा कॉमा साइन थीटा, तो क्या बनेगा 2
एक्स कॉस थीटा प्लस 4y साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स कॉस थीटा प्लस 2y साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट आ गई। आगे क्या बोला है कि यह जो टेंजेंट है वह टेंजेंट इस जगह पर मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स पर जो टेंजेंट बनती है उसको कट करती है कुछ इस तरह से। डायग्राम पे ध्यान देना आप, ठीक है ना। कहाँ कहाँ कट करती है? एट बी एंड सी। तो मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ बी और इस पॉइंट को मान लेता हूँ सी। लेट दिस पॉइंट इज सी। ओके, ठीक है, ये पॉइंट भी मिल गया मेरे को। पॉइंट बी कैसे मिलेगा? टेंजेंट के अंदर हम इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख देंगे। पता है क्या है ये? ए इक्वल टू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2,0। ये कितना हो जाएगा -2,0। तो इसमें हम रख देते हैं एक बार 2,0, बी मिल जाएगा तो रख दो। नहीं, 2,0 क्यों रखेंगे? वाई वी विल पुट 2,0, वी विल नॉट पुट 2,0। हाँ, इसमें हम रखेंगे x इक्वल टू 2, क्योंकि ये लाइन है ना x इक्वल टू 2, तो आप इसमें रख दीजिए x इक्वल टू 2। ये पॉइंट B मिल जाएगा। x इक्वल टू 2 रखा तो 2 cos थीटा प्लस 2y साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2 cos थीटा प्लस 2y साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू आ गई 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। पॉइंट B मिल गया, ठीक है ना। तो B के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखते हैं B 2,1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 कटेगा, साइन साइन कटेगा, साइन अपॉन कॉस बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा बाई 2, ठीक है ना। ये पॉइंट B आ जाएगा। ऐसे ही इसमें रखते हैं x इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये पॉइंट B के लिए कैलकुलेशन, ये पॉइंट C के लिए कैलकुलेशन, x इक्वल टू -2। ये लाइन है x इक्वल टू -2, ठीक है। रखो भाई, कितना आया -2 cos थीटा प्लस 2y साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वो आ रही है 2 उधर गया तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इससे हमें मिल जाएगा पॉइंट C, ये वाला। तो ये पॉइंट C कितना आ गया -2, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो पॉइंट C क्या बन रहा है एक्चुअल में? -2, 1 प्लस कॉस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा कॉट ऑफ थीटा बाई 2। चलिए भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। एलिप्स की इक्वेशन लिखी, ए लिखा, बी लिखा, पैरामेट्रिक पॉइंट लिखा, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट लिखी, उनके अकॉर्डिंगली पॉइंट बी और सी फाइंड कर लिए। तो पॉइंट बी और सी मेरे पास आ चुके हैं। फाइनली पॉइंट बी और सी को मैं क्या लिखने वाला हूँ वो देख लो आप। जो पॉइंट बी है वो रहा वो 1 माइनस साइन 1 2, ये tan में बनेगा, दिस इज tan थीटा बाई 2, है ना। साइन अपॉन कॉस बचेगा, तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 और C आ जाएगा -2 cot थीटा बाई 2। नाउ दिस BC एज डायमीटर आपको एक सर्किल बनाना है, ठीक है ना। देखिए ये सारी कैलकुलेशन, ये रहा पॉइंट B और ये C इंटरचेंज हो रहे हैं। एक्चुअल में मैंने इसको B लिया था और इसको C लिया था, तो अपोजिट हो गए हैं, कोई बात नहीं है। एक पॉइंट बना आपका 2 tan थीटा बाई 2, एक बना -2 cot थीटा बाई 2। बोथ आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। These are end points of diameter। अब end points of diameter आपको मालूम है, अगर x1 x2
y1 y2 आपको पता है, तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन होती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, उससे सर्किल की इक्वेशन मिलेगी। ये रही वो कैलकुलेशन, सर्किल की इक्वेशन आ गई, ये आपकी फाइनल सर्किल की इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में ऑप्शन पुट करके चेक करना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट से सर्किल पास हो रहा है। सो नाउ चेक each and every option. So I will not say it as a medium, it is a tough question. क्यों? क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, लेंदी कैलकुलेशन थी, है ना। पहले पॉइंट P पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखना, फिर उस टेंजेंट की इक्वेशन से C और B फाइंड करना, फिर डायमेट्रिक फॉर्म से सर्किल की इक्वेशन फाइंड करना, और उसके बाद भी फिर एक एक ऑप्शन को चेक करना कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करने से मिल रहा है कि √3,0 सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में मैच करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² माइनस मॉड x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कौन से चैप्टर का है? हाँ सर, बिल्कुल पता चल रहा है, क्वाड्रेटिक वाले का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का है, बेसिक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया कि यह तो एक ही अत्यंत सरल क्वेश्चन है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड 1 देखिएगा, x² माइनस मॉड x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड x का होल स्क्वायर माइनस मॉड x माइनस 12 इक्वल टू 0। हाँ सर, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x² लिखो या मॉड x का स्क्वायर लिखो, बात तो वही, ये दोनों पॉजिटिव ही होते हैं। फैक्टर कर लेते हैं यहाँ से इसके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मॉड x का होल स्क्वायर प्लस 3 मॉड x माइनस 4 मॉड x माइनस 12 इक्वल टू 0। मॉड x कॉमन लिया, मॉड x प्लस 3 माइनस 4 कॉमन लिया, मॉड x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर हो गए मॉड x प्लस 3 और मॉड x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कहाँ से आ गया भाई बीच में, हट भाई, सिंप्लीफाई करा, फैक्टर आ गए, मॉड x इज नॉट इक्वल टू -3, होगा ही नहीं। मॉड x इक्वल टू 4, मॉड x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये आंसर आ गया। क्या पूछा था आपसे? द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, कितने रियल सॉल्यूशन है? 2, तो ये इसका आंसर बन गया। अच्छा सर, आपने बोला था 2 मेथड है, अभी तो एक ही बताया है। हाँ भाई, 2 मेथड है, मेथड नंबर 2 पे भी आ जाता हूँ। मेथड नंबर 2, एक मेथड और है, वो मेथड क्या है कि मॉड x को उस जगह पे तोड़ा जाता है जहाँ पर वो 0 होता है। तो मॉड x 0 कहाँ पे हो रहा है? यहाँ 0 पे हो रहा है। दो केसेस बना लेंगे, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x 0 या 0 से बड़ा है तो मॉड x x में खुलेगा, तो इक्वेशन बनेगी x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो x प्लस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से फैक्टर आ जाएंगे इसके कि नहीं आएंगे? आ जाएंगे, एक बार चेक कर लो तसल्ली से। x प्लस 3 माइनस 4 कॉमन लिया, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 4। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाला आंसर आया, ये वाला आंसर नहीं आया। फिर इधर चले गए, x लेस देन 0 पर काम करेंगे तो नेगेटिव में खुलेगा। जब नेगेटिव में खुलेगा तो x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। तो x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। फिर कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर आ गए, अरे सब कहाँ चला गया? यहीं है, x प्लस 4 x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आ गया x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 3। ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये रिजेक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि लेस देन 0 बोला हुआ है। तो सिर्फ कौन सा आएगा? -4 वाला। इसका मतलब वहाँ से कितने आंसर आए? 2। तो सॉल्यूशन कितने बने? 2 ही बने। सो द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस इज ओनली 2। सिर्फ 2 ही रियल सॉल्यूशन इसके
बन रहे हैं, आंसर यही वाला होगा। ठीक है, देखिए ये रही कैलकुलेशन, सिंपल फैक्टर किए, सॉल्व किया, आंसर मिल गया। Question number 13. The sum of all those terms in which are rational numbers in the expansion of 2 to the power 1 by 3 plus 3 to the power 1 by 4 whole power 12 is. क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया कि बाइनोमियल का है ना, कौन से चैप्टर का है, बाइनोमियल थ्योरम का है। इजी है, मीडियम है, हार्ड है, सॉल्व करके पता चलेगा। देखो उसका जनरल टर्म लिखा हमने, क्या लिखा उसका हमने, जनरल टर्म लिखा। हमारे पास क्या था, 2 की पावर 1 बाई 3 प्लस 3 की पावर 1 बाई 4 होल पावर 12 था। होल पावर कितना था, 12। अच्छा, इरेजर तो यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, फिर यहाँ से पेन आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, उसका हमने जनरल टर्म लिख दिया। अब जिस जनरल टर्म के लिए बोल रहे हैं, विल बी ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब ये 1 बाई 3, तो ये बन गया 2 की पावर, देखो इसको लिखते हैं 12 सी आर, 2 टू दी पावर आर बाई 3, 3 टू दी पावर 12 माइनस आर अपॉन 4। ठीक है, और अरेंज करोगे तो ये बनेगा 12 सी आर, 2 टू दी पावर आर बाई 3, 3 टू दी पावर 3 माइनस आर बाई 4। अब आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, रैशनल नंबर चाहिए। ये जो टर्म आएगी ये एक रैशनल नंबर आ जाएगी। रैशनल नंबर कब आएगी, जब r की वैल्यू 3 के मल्टीपल में हो या r की वैल्यू 4 के मल्टीपल में हो। r की वैल्यू या तो 3 के मल्टीपल में हो 0, 3, 6, 9, 12, या 4 के मल्टीपल में हो 0, 4, 8, 12। तो दोनों का कॉमन निकाल लेते हैं एलसीएम लेके। 3 और 4 एलसीएम कितना आ गया, 12। इसका ना 12 के मल्टीपल में हो तो 0, 12 इस तरीके से चलेगी। तो क्या क्या वैल्यू मिलेंगी, एक r की वैल्यू 0 और एक r की वैल्यू 12। 12 के बाद 24 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ही कितने आने वाले हैं, 13। उसके आगे जाएगा ही नहीं r, कोई मतलब ही नहीं है। तो सिर्फ r की 2 ही वैल्यू मिली, 0 एवं 12। तो r की वैल्यू 0 रखने पर, r की वैल्यू 0 रखने पर फर्स्ट टर्म मिलेगा, r की वैल्यू 12 रखने पर लास्ट टर्म मिलेगा 13th। तो t1 प्लस t3 ये रहा, t1 ये रहा, t3, दोनों का सम किया, सॉल्व किया, आंसर फाइंड कर लिया। पूछा क्या था, सम ऑफ ऑल दोज टर्म्स विच आर रैशनल नंबर। तो उनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया अपन ने, जनरल टर्म लिख करके ये चेक कर लिया कि 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए r, इसीलिए एलसीएम ऑफ 3, 4 दैट इज 12, उसके अकॉर्डिंग r मिला। t1 प्लस t13 फाइंड किया, सॉल्व किया, आंसर कितना प्राप्त किया, 43। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है, सो इट इज एक मीडियम, इजी तो मत कहो, मीडियम तो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। इफ mod of a vector is equal to 2 and mod of b vector is equal to 5, then mod of a dot b is equal to when mod of a cross b is 8। क्वेश्चन देख के कैसा लग रहा है, इजी है कि हार्ड है, वेक्टर का है, वेक्टर का है, और साफ साफ पता चल रहा है कि एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। देखो, mod of a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ये होता है mod of a वेक्टर इंटू mod of b वेक्टर इंटू साइन थीटा, और यह किसके बराबर दिया हुआ है आपको, 8 के बराबर दिया हुआ है। mod of a वेक्टर 2 है तो यहाँ 2 रख देंगे, mod of b वेक्टर 5 है तो यहाँ 5 रख देंगे, इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, 8। ठीक है ना, और mod of a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है, mod of a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू है ये, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, प्लस माइनस 8 अपॉन 10 दैट इज प्लस माइनस 4 अपॉन 5। बोले सर आपने प्लस माइनस क्यों लगाया, प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो मुझे यहाँ मॉड ऑफ साइन थीटा लिखना चाहिए था, तो यहाँ मुझे मॉड ऑफ साइन थीटा लिखना चाहिए था, इसलिए साइन थीटा प्लस माइनस 4/5 आया। इसकी हेल्प से कॉस थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 3/5। इतना हमने कार्य पूरा कर लिया।
कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली प्लस माइनस 3/5। पूछा क्या है, मॉड ऑफ ए डॉट बी, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज एक्चुअली मॉड ऑफ ए वेक्टर, अरे mod of a vector into mod of b vector into mod of cos theta। सही है, वैल्यू रख दो, mod of a vector 2, mod of b vector 5, then mod of cos theta plus minus 3/5, तो 3/5 हो जाएगा, 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, सो आंसर इज 6। अब बोलो इजी हुआ कि नहीं हुआ, बहुत ही इजी हो गया। ऑप्शन थर्ड सी ऑप्शन इज द आंसर, 6 इज द आंसर। देखिए सॉल्यूशन, ये रहा साइन थीटा फाइंड किया, ये रहा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली प्लस माइनस 3/5 उसमें रख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर मिल गया अपने को 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ध्यान देना टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, in the expansion of x sin alpha plus a cos alpha upon x whole power 10, whole power 10, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10, n is equal to 10, okay, is 10 factorial upon 5 factorial का whole square then the value of a, तो वैल्यू ऑफ a पूछा है, तो पूछ क्या रहा है आपसे, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो क्या लिखे हम, इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं, तो इसका जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 सी आर, ठीक है, x sin alpha n minus r, that is ये हो जाएगा 10 minus r a cos alpha upon x whole power r, ठीक, अरेंज करते हैं 10 सी आर x की पावर 10 माइनस आर साइन अल्फा की पावर 10 माइनस आर ए कॉस अल्फा की पावर आर x की पावर माइनस आर। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए तो सिर्फ x की पावर्स को देखो, 10 माइनस आर और माइनस आर, दैट इज 10 माइनस 2r मस्ट बी इक्वल टू 0, सो r इज इक्वल टू 5, ये r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू 5 मिल गई, इसका मतलब 6th टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा। देखो r की वैल्यू कितनी मिल गई 5, सॉल्व किया ना पूरा इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो r इक्वल टू 5, तो जो 6th टर्म होगा, 6th टर्म ये वाला, वो क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। अब वो 6th टर्म हम लिख लेंगे 10c5 x sin अल्फा होल पावर 5 a cos अल्फा अपॉन x होल पावर 5, ये 6th टर्म लिखा, और ये 6th टर्म जो है उसके लिए क्या बोल रहा है, ये ग्रेटेस्ट होगा, उसकी वैल्यू उसने दी है, विल बी ग्रेटेस्ट व्हेन sin टू अल्फा इज इक्वल टू 1, क्योंकि बन रहा है ना cos अल्फा sin अल्फा, तो 2 sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू sin 2 अल्फा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये बन गया 2 की पावर 5, यहाँ पे सॉल्व किया, ये 1 पर होगा। अब इसको गिवन के साथ कंपेयर कर लो, 10c5 a की वैल्यू 2, कुछ खास नहीं था, मेन क्या था r का वैल्यू निकालना, तो r का वैल्यू कितना मिला 5, इट इज़ एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। ओके, सो इट्स मीडियम लेवल क्वेश्चन, आंसर ऑफ ए इज 2, जो कि पहले ऑप्शन में मैच कर रहा है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, ट्रिगो, द वैल्यू ऑफ cot पाई अपॉन 24 इज, cot पाई अपॉन 24 की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम cot थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, लिख सकते हैं ना, देखो कैसे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस कॉस कट जाएगा, ऊपर एक 2 है वो भी कट जाएगा, ऊपर बचेगा कॉस थीटा, नीचे बचेगा साइन, वापस कॉट आ जाएगा, इसमें पुट कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 24, ठीक है, क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा 1 प्लस कॉस पाई अपॉन 24 इंटू 2 पाई बाई 12 अपॉन साइन पाई बाई 12।
अब आपको इनकी वैल्यू याद होगी। पाई बाई 12 का मतलब याद आ रहा है कितना डिग्री होता है, पाई बाई 6 कितना होता है 30 डिग्री, पाई बाई 12 कितना हुआ 15 डिग्री। तो उसकी वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस, हाँ, कॉस पाई बाई 12 की वैल्यू √3 + 1 अपॉन 2 √2 और साइन पाई बाई 12 की वैल्यू √3 - 1 अपॉन 2 √2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो 2 √2 + √3 + 1 अपॉन नीचे आएगा √3 - 1, 2 √2 कैंसिल। तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 + 1 अपॉन √3 + 1। अगले स्टेप में क्या बन रहा है चेक कर लेते हैं। √3 × 2 √2, तो ये हो जाएगा 2 √6, फिर √3 + √3 × √3 + 3, फिर √3 + 2 √2 + 2 √2 + √3 + √3 + 1 अपॉन नीचे आएगा √3 + 1 × √3 - 1, a + b × a - b 3 - 1 दैट इज 2। और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 √6 प्लस 2 √3 प्लस 3 + 1 4 अपॉन 2। आंसर आया √6 प्लस √3 प्लस 2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? √3, अच्छा एक 2 √2 भी था, 2 √2 भी था, तो प्लस √2 भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। √6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 2, √6 प्लस √3 प्लस √6, ये रहा चौथा ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में आंसर मिल गया। वैल्यू याद होनी चाहिए थी, साइन पाई बाई 12 की, कॉस पाई बाई 12 की। सो इट इज सिंपली वी कैन से ए इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, इजी था। आंसर कितना? फोर्थ ऑप्शन, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, if fx equal to 0 to x 5 plus mod of 1 minus t dt when x greater than 2, 5x plus 1 when x less than equal to 2, then we have to check the option। कौन से चैप्टर का है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का है। इजी मीडियम हार्ड तो सॉल्यूशन से ही पता लगेगा, उसके पहले तो पता नहीं लग पाएगा। तो हमें क्या चेक करना है? x = 1 पर, x = 2 पर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल के बारे में बात करनी। देखिए सबसे पहले इस fx को सॉल्व कर लेते हैं। 0 to 1, 1 पे ब्रेक कर रहे हैं, 0 to x था ना, तो 1 पे ब्रेक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखो दिया हुआ है 2 से छोटा बड़ा और 2 से छोटा, तो बीच में जो पॉइंट आ रहा है वो यहाँ से मिल रहा है। मॉड ऑफ 1 माइनस टी कहाँ पर 0 होगा? 1 पर, इसलिए हम 1 पे ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 से 1 और 1 से x, 0 से 1 में 1 माइनस टी कैसा रहेगा? पॉजिटिव, और 1 से x के बीच में भी कैसा रहेगा? नेगेटिव, तो वो हो जाएगा मॉड ऑफ t - 1, माइनस है ना बाहर, तो बाहर 1 माइनस टी, वो हो गया t - 1। सिंप्लीफाई किया इस इंटीग्रेशन को, सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंप्लीफाई करके 1 to x के बीच में इसकी वैल्यू निकाल ली, उससे हमें fx मिल रहा है। ये रहा आपका fx, दिस इज fx, ठीक है। अब ये fx आ गया। अब 2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है या डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो 2 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगी, तो 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, प्लस f(2) की वैल्यू भी अगर उन दोनों के बराबर हो जाएगी तो वो 2 पे कंटिन्यूस बन जाएगा। तो f(2) प्लस निकाला 11, तो x = 2 पर वो कंटिन्यूस आ रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली डिफरेंशिएबल एट x = 1 भी आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 5 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2 6। चेक करने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए थे क्या? हाँ होने चाहिए थे, तो हम क्या बोलेंगे? नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 2, क्योंकि 2 पे अलग अलग आ रहे हैं। 1 पे क्या है? डिफरेंशिएबल है, 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ इसमें? सेकंड ऑप्शन, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, द लोवेस्ट integer which is greater than 1 plus 1 upon 10 to the power 100 whole power 10 to the power 100 is। so इसमें सबसे बढ़िया काम क्या करो, 10 to the power जो 100 है ना, इसको थोड़ा सा x मान लो, तो ये बन जाएगा 1 plus 1 upon x whole power x के फॉर्मेट में आ जाएगा, इजी हो जाएगा। देखो
x मान लिया 10 की पावर 100 को, 10 की पावर 100 को क्या मान लिया हमने, x मान लिया। उससे क्या हुआ, ये बन गया आपके पास 1 + 1/x होल पावर x, और इसका एक्सपेंशन कर देते हैं हम। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, सिंपल, वो तो क्लियर है। बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड किया तो 1 + x × 1/x प्लस x × x - 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1 × 1/x² एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाएंगे टर्म्स। अब कहाँ तक, अप टू 10 की पावर 100 + 1 टर्म्स तक। क्यों, क्योंकि होल पावर अगर 10 होती है तो 11 टर्म्स आते हैं, होल पावर x है तो x + 1 टर्म्स आएंगे, तो होल पावर 10 की पावर 100 है तो 10 की पावर 100 + 1 टर्म्स आएंगे। अब उसको अरेंज करते हैं, ये x कट गया, 1 + 1 प्लस जो बाकी का पार्ट है, जो बाकी ये वाला पार्ट है ये हो गया 2 + समथिंग, दैट इज 2 + पॉजिटिव वैल्यू विच इज लेस देन दिस, ठीक, 2+, तो P विल बिलोंग टू 2 to 3। P कहां से कहां तक होगा, 2 से 3 के बीच में होगा। अच्छा, e की पावर, e का एक्सपेंशन हमें मालूम है, ये रहा e की पावर x का, जिसमें x 1 है, तो 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1 हो गया, तो ये हो जाएगा e - 2 के बराबर। ये जो वैल्यू थी ना, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, e - 2 के बराबर, तो e - 2 के बराबर हो गई। पॉजिटिव वैल्यू लेस देन e - 2, तो फिर से p बिलोंग्स टू क्या हुआ, 2 to 3 हुआ, तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू p की कितनी आ गई, 3। सिंपल, p की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये p बिलोंग्स टू 2 to 3 आ रहा है। ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, इट इज ऑफ बाइनोमियल एंड टफ क्वेश्चन। Question number 19. If greatest integer of x be the greatest integer less than or equal to x, then summation n equal to 8 to 100 minus 1 to the power n/2 is equal to, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसमें n की वैल्यू 8 रखेंगे तो पहले क्या मिलेगा, -1 की पावर 8, 8/2 दैट इज 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस अगला टर्म 9 रखेंगे, 9 -1 की पावर 9 माइनस, तो ये बनेगा -9/2, फिर अगला आएगा प्लस 10 रखेंगे तो 10/2 प्लस -11/2 प्लस 12/2 एंड सो ऑन -13/2 टिल लास्ट वाला जो आ रहा होगा वो आएगा आपके पास 100/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हुआ 4, -4.5 -5 प्लस 5 -11/2 -5.5 -6 प्लस 6 -7 प्लस 7 -8 प्लस 8 माइनस, इस तरह से चलता जाएगा। लास्ट में जो आपके पास बच रहा होगा वो कितना होगा, -99/2, तो वो आएगा -50 प्लस 50, वो भी कैंसिल हो गया। सिंपल, आपके पास आंसर क्या आया, देखो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं ना बेटा, टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, क्या बच गया 4, सो 4 इज द आंसर। इट्स वेरी इजी। हम इसको प्रोग्रेशन में बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं, सीरीज का सम ही तो निकलवा रहा है प्रोग्रेशन, एंड इट्स ए इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो आंसर इज 4 ऑप्शन बी। देखो ये रहा, आपने वैल्यू रखी है इनकी 8 9 10 कहाँ तक 100 तक, सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, जो बचा वो कितना बचा 4 आंसर आ गया, कौन से ऑप्शन में आया, बी में आया। Question number 20. Let the equation of the pair of the lines y equal to px and y equal to qx can be written as y minus px into y minus qx equal to 0. Then the equation of the pair of angle bisectors of the lines x square minus 4xy minus 5 square is equal to 0. Formula for angle bisector of ax square plus 2hxy plus by square equal to 0.
याद आ रहा है? कुछ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इसका क्वेश्चन है ये। इसके एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। बस इस फॉर्मूले से हम कंपेयर कर लेते हैं और इसके लिए एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -5, h की वैल्यू कितनी है -2। दिख रहा है साफ साफ? ये सारी वैल्यू यहाँ रख दो, वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, तो 1 + 5 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन h की जगह -2। कितना हो गया ये? -2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एक्स वाई। कितना बना ये भाई? ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस, तो इधर हो जाएगा प्लस 3 एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, उसको उधर ले गए, उसको उधर ले गए, कितना हुआ? सॉल्व हो गया ये पूरा। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। माइनस उधर गया, ये उधर गया प्लस, और ये माइनस, ठीक है करेक्ट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 XY माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 XY माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन 2 सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और एक इजी क्वेश्चन है। इजी क्यों है? फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए इजी है। देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, ये वाला वैल्यूज रखी, सिंप्लीफाई किया और ये आंसर आ गया। डन, ठीक। चलिए आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन आए थे अपने? न्यूमेरिकल टाइप। सेक्शन ए सिंगल करेक्ट वाला था, सेक्शन बी न्यूमेरिकल टाइप, इंटीजर टाइप जो क्वेश्चंस थे उस पर आते। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन थे? टोटल 10 क्वेश्चंस है ना। और इन 10 क्वेश्चंस में से आपको कितने करने थे? एनी 5। यू हैव टू डू एनी 5। कुछ ऐसा ही है ना? बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, if a plus b plus c equal to 1, ab plus bc plus ac equal to 2 and abc equal to 3, then the value of a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 is equal to a plus b plus c की वैल्यू 1 है, a plus b plus c का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस फॉर्मूला याद है ना, 2 टाइम्स ऑफ समेशन ए बी, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से 2 टाइम्स समेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये रही, ये रहा ये वैल्यू, इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? -3। ये वैल्यू मिल रही है हमें -3। ठीक है, उसके बाद फिर इसका भी यूज़ कर लेते, ए बी सी की वैल्यू है 3 है, वो भी यूज़ कर लेते हैं। देखो ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी थी? -3। उसको लिख दिया हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ समेशन ए बी। तो इसको हमने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन ए बी, और वो कितना आ गया? -3। सॉल्व कर लिया था हमने, -3 आ गया था। फिर उसके बाद हमने लगाया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो वो क्या बनेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू ए सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए सी इंटू ए बी। ये लिखा हुआ ए बी सी कॉमन आकर के सिग्मा ए, सब में से ए बी सी कॉमन आ जाएगा। वहाँ से समेशन ऑफ ए बी होल स्क्वायर की वैल्यू -2 आ जाएगी, वो भी मिल गया। अब a पावर 4 b पावर 4 प्लस b पावर 4 c पावर 4, उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन ए बी का होल स्क्वायर। क्या इसकी वैल्यू मेरे पास है -3?
उसका होल स्क्वायर कितना हो गया 9। क्या इसकी वैल्यू मेरे पास है? हाँ है, वो वैल्यू भी रखी, तो आंसर कितना आ गया 13। 13 मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन कहते हैं इंटीजर टाइप है, सिंपल 13 ही लिखना है अपने को, ऑप्शन वाला है ही नहीं है, तो न्यूमेरिकल आंसर है। सो आंसर इज 13। तो ये अपन इसको बाइनोमियल भी नहीं बोल सकते, सिंपल क्वाड्रेटिक बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था और एक इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। सो आंसर इज 13। डन। क्वेश्चन नंबर 2 बाइनोमियल से है। बाइनोमियल के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन थे इस वाले पेपर में। If the coefficient of x to the power 7 and x to the power 8 in the expansion of 2 plus x by 3 whole power n are equal, then the value of n is। x की पावर 7 और x की पावर 8 का कोफिशिएंट अगर इक्वल है तो जनरल टर्म लिखो ना सबसे पहले, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर 2 to the power n माइनस आर एक्स बाई 3 होल पावर r। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि x की पावर 7 और x की पावर 8 का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है। तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट बनेगा n c 7 2 to the पावर n माइनस 7 1 अपॉन 3 to the पावर 7 इज इक्वल टू x की पावर 8 का कोफिशिएंट बनेगा n c 8 2 to the पावर n माइनस 8 1 अपॉन 3 to the पावर 8। ये दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, ये दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। और इससे हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो nc7 n फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल n माइनस 7 फैक्टोरियल 2 to the पावर n अपॉन 2 to the पावर 7 1 अपॉन 3 to the पावर 7 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ना, n माइनस 8 फैक्टोरियल इधर 2 to the पावर n अपॉन 2 to the पावर 8 1 अपॉन 3 to the पावर 8। कुछ तो उड़ने वाला है, कैंसिल होने वाला है। n फैक्टोरियल 2 to the पावर n 2 to the पावर n, ठीक है। 2 to the पावर 7 और 2 to the पावर 8, तो ये 2 की पावर 8 में से 2 बचेगा। 3 to the पावर 7 तो ये 3 बचेगा, ठीक है। 7 फैक्टोरियल भी गया, क्या क्या n माइनस 7 फैक्टोरियल इधर n माइनस 8 फैक्टोरियल, तो n माइनस 7 इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल, इसको भी लिख देते हैं। तो 1 अपॉन यहाँ पर आएगा n माइनस 7 इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, उधर क्या क्या बच रहा है उसकी बात कर लेते हैं। 1 अपॉन 8 2 3, तो ये हो गया 16 3 48 48 n माइनस 8 फैक्टोरियल। लो भाई n माइनस 8 फैक्टोरियल भी उड़ गया। कैलकुलेशन समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हैं। क्या मिल गया? n माइनस 7 इज इक्वल टू 48, n इज इक्वल टू 48 प्लस 7, n बराबर 55 55। आंसर आ गया कितना? 55। ये मिला हमें आंसर। तो बाइनोमियल थ्योरम का एक इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। सो आंसर इज 55। देखो ये रही पूरी कैलकुलेशन आपके सामने, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, इस जगह तक हम पहुंच गए थे। n माइनस 7 इक्वल टू 45, n इक्वल टू 55 इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फंक्शन p of x upon sin of x minus 2 when x not equal to 2 and 7 when x equal to 2, where px is a polynomial such that p double dash x is always constant. P double dash x is always constant. It means p of x is quadratic. तभी तो कांस्टेंट आएगा। क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन करोगे लीनियर, लीनियर का डिफरेंशिएशन करोगे कांस्टेंट, तो p डबल डैश x इज ए कांस्टेंट, इट मीन्स px इज ए क्वाड्रेटिक। हिंट दे दिया उसने। p ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, तो p ऑफ 3 की वैल्यू 9 है, इसका मतलब x माइनस 3 एक फैक्टर है। तो
इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 देन P5 की वैल्यू, ठीक है, देखो ये रहा x माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, ये हमने Px एज्यूम कर लिया, x इक्वल टू 3 उसने दिया था हमें 9 के बराबर, ये रहा P ऑफ 3 इक्वल टू 9, 3ab प्लस बी इक्वल टू 9, एक इक्वेशन यहाँ से बन रही है, एक इधर से बनाएंगे, ये रहा P डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो Px इज ए 2 डिग्री पॉलिनोमियल, इतनी बात अपन कर चुके हैं। Fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, कंटिन्यूस है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द 2 ऑल आर इक्वल। तो F2 की वैल्यू कितनी है 7, तो राइट हैंड लिमिट भी किसके बराबर होगी 7 के बराबर, तो राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो किसके बराबर होनी चाहिए 7 के बराबर। Px ये रहा, यहाँ से Px उठाया यहाँ रखा, वैल्यू निकाल ली, ax प्लस बी इक्वल टू 7, कितने पर 2 पर, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 7, ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सिंप्लीफाई करना है, सिंपल, 2a प्लस बी इक्वल टू 7 एंड 3a प्लस बी इक्वल टू 9। Px क्वाड्रेटिक हमें पहले ही पता चल चुका था, उसके अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व किया, कंटिन्यूटी दी हुई थी x इक्वल टू 2 पर, इसलिए राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट किसी में से भी एक को निकाल करके वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर करो, एक इक्वेशन सॉल्व करा, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3, p ऑफ x मिल गया, कितना x माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 2, 2a प्लस 3, अब क्या पूछा है p ऑफ 5 मतलब 3 इंटू a की वैल्यू तो पता है ना, ये 2x है, 10 प्लस 3 कितना हो गया, देख लो वैल्यू, 5 माइनस 2 3, 2.5 वैल्यू 2 इंटू 5, 10 प्लस 3 13 इंटू 3 दैट इज 39 is the answer, not 2 into 2.5, it is 2 into 5, 39 is the answer. The correct answer is 39. Again it is a medium level question. Okay. Question number 4. If a rectangle is inscribed in an equilateral triangle of the side length 2 root 2 as shown in the figure, then the side of the square of the largest area of such a rectangle is 2 root 2, ये दिया हुआ है, तो a इक्वल टू 2 root 2, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं l, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया l, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 root 2 माइनस l अपॉन 2, और ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं b। कोई दिक्कत नहीं, रेक्टेंगल है ना भाई। अब क्या पूछ रहा है, देन द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सच ए रेक्टेंगल इज, इस रेक्टेंगल का एरिया लार्जेस्ट हो जाए और उसका स्क्वायर करें तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी। इट मीन सारा खेल है ये एल और बी पर। देखो ये रहा डायग्राम, ये हमने एल लिया, ये बी लिया, ये 2 root 2 माइनस एल अपॉन 2 आया, 60 डिग्री हो गया। तो इन ट्राइंगल डी बी एफ है ना आपके पास, ये डी बी एफ ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ब्लू वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो tan 60 होगा b अपॉन 2 root 2 माइनस एल अपॉन 2, ये रहा, यहाँ से b का रिलेशन आ गया इन दी टर्म्स ऑफ l। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, l इंटू बी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी, उसमें रखा, यहाँ तक का काम तो पूरा हो गया। इतना तो सर क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई हमारी इतनी, तो जो अपने डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंगली। अब जो आपका l इंटू बी था वो पूरा पूरा l का फंक्शन बन चुका है। सो एरिया इज द फंक्शन ऑफ l। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ से पता लगा कि मैक्सिमा मिनिमा का है, ये मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन है, ठीक है। एरिया रहा l इंटू √3/2 इंटू 2 root 2 माइनस एल, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, l की वैल्यू √2, l के लिए √2 रखो, एरिया √3 a² 3। Simple, medium level question. I will not say it's easy, it's medium level question. So mainly you have to convert this b in the terms of L and then get the area as a function of L. Function of L मिल गया, then differentiate equal to 0 करते हैं। फिर मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट आपको पता है, सेकेंड डेरिवेटिव पे ये चेक कर लेते हैं कि जो L की वैल्यू वहाँ पर मैक्सिमा मिल रहा है कि मिनिमा मिल रहा है।
चेक करा हमने, मैक्सिमाइज करने के लिए एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, √2, सॉल्व करो, ए स्क्वायर की वैल्यू 3, सो आंसर इज 3, डन। Question number 5. Let a curve y equal to fx pass through the point 2, ln 2 whole square and have the slope 2y upon x ln x for all positive real value of x, then the value of fe, मतलब फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सो dy बाय dx इज इक्वल टू 2y अपॉन x ln x। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये बन जाएगा dy अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन x ln x dx, और यहाँ पर 2, ये 2 एज इट इज इंटीग्रेट कर देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, ठीक है। तो हो गया ln mod y ln mod y इज इक्वल टू 2, इधर ln x को अगर t पुट करते हैं, ln x को अगर t पुट करते हैं तो 1 अपॉन x उसका डेरिवेटिव आएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ, इसको हटा देते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन लिख रहे हैं डायरेक्टली। ln x को t पुट करा, 1/x dx dt बनेगा, तो 1 अपॉन t बनेगा, तो ये बनेगा ln ऑफ मॉड ऑफ ln x प्लस c, ठीक है। अब कुछ और दिया है कि, हाँ दिया है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू ln 2 का होल स्क्वायर, c का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ln मॉड ऑफ ln 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी होल स्क्वायर में चला जाएगा, ln 2 का होल स्क्वायर प्लस c, सो c इज इक्वल टू 0। लो भाई, c का वैल्यू भी 0 आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, फंक्शन मिलने वाला है अपने को, ठीक है ना। c का वैल्यू 0 आ गया, तो ये बन गया ln mod y इज इक्वल टू ln मॉड ऑफ ln x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। पूछा क्या है, fe, रख दो e, पुट x इक्वल टू e, ln mod y इज इक्वल टू ln मॉड ऑफ ln e का होल स्क्वायर, ln e की वैल्यू 1, तो ये कितना हुआ ln 1, ln 1 की वैल्यू 0, तो ln मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1, इट मीन्स y इज इक्वल टू 1, तो fe की वैल्यू कितनी आ गई, 1 हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है इसका, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, और इसको हम टफ नहीं बोल सकते यार, ये बिल्कुल एक इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखो, सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, c का वैल्यू 0, fe की वैल्यू 1, पूरी कैलकुलेशन अभी मैंने आपके सामने करी थी, यही सब कुछ। x इक्वल टू 2 रखा, y की जगह ln 2 का होल स्क्वायर रखा, सॉल्व किया, आंसर इज 1, डन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज एटलीस्ट 0.9, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन है, इजी है कि मीडियम है कि हार्ड है वो तो सॉल्व करके पता चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज आल्सो 1/2। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। इट मीन्स 1 माइनस नेवर हेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9। ये तो बोल रहा है ना कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कम से कम 0.9 है, इसका मतलब 0.9 या 0.9 से ज़्यादा है। तो 1 माइनस नेवर हेड, तो एक बार तो हेड आएगा ही आएगा या 2 बार आएगा, तो 1 माइनस 1/2 होल पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम।
तो 1 माइनस 9/10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n, और 1/10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n आ गया इतना। अब 2 की पावर 1 नहीं, 2 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर 3 नहीं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बनेगा बिल्कुल, 2 की पावर 4 करने पे ये बन जाएगा। तो n मिनिमम कितना आ गया, n मिनिमम इज इक्वल टू 4। n मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई, 4। 4 इज द आंसर। ये देखिए 4 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये रहा, ये कैलकुलेशन हमने करी, n मिनिमम की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। सो इट्स इजी, प्रोबेबिलिटी इजी क्वेश्चन। ओके, question number 7. The equation of a circle is real part of z square plus 2 imaginary z whole square plus 2 real z is equal to 0. ये इमेजिनरी रियल शब्द देखते ही समझ में आ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है। तो चैप्टर का नाम तो पता लग गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये देखना है कि इजी मीडियम टफ वो बाद में पता चलेगा। z दिया है x प्लस आयोटा y, तो रियल पार्ट ऑफ z इज x and imaginary part of z is y। रियल पार्ट ऑफ x मिल गया, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मिल गया, x और y। कुछ और z स्क्वायर की भी आवश्यकता है, तो z स्क्वायर निकाल लेते हैं। वो होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। ठीक है, अब सर्किल की इक्वेशन लिखते हैं। तो सर्किल है, क्या है, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 इमेजिनरी z का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 रियल z x 2x इक्वल टू 0। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेंटर कितना है इसका सेंटर है -1, 0। ठीक है, ए लाइन which passes through the center of the given circle and the vertex of the parabola, इस पैराबोला के वर्टेक्स से पास हो रही है, has the y intercept। तो इस पैराबोला की बात करते हैं। चलो भाई इस पैराबोला पे आ जाओ। तो इस पैराबोला को अरेंज करेंगे, x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू y माइनस 13। वो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू वाई माइनस 13 प्लस 9। ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। ठीक है, ये बन गया पैराबोला। x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। इसके वर्टेक्स, तो इसके वर्टेक्स को निकाल लिया जाए। तो वर्टेक्स होगा इसका पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। का वर्टेक्स क्या होता है, 0, a। याद है 0, a। तो a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a के लिए वर्टेक्स होता है 0, सॉरी नॉट 0, वो तो हमारा फोकस होता है, वर्टेक्स होता है 0, 0। तो यहाँ पर वर्टेक्स मिल गया 3, 4। ये 3, 4 वर्टेक्स आ गया, वो फोकस होता है। वर्टेक्स 3, 4, सेंटर -1, 0। क्या बोल रहा है, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। चलिए भाई इन दोनों से अब एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म में -1, 0 एंड 3, 4 इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 0 अपॉन 3 प्लस 1 x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 दैट इज 1 x प्लस 1। तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना आ गया, 1। आंसर इज 1। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज 1, 1 इज द आंसर। ये रहा सर्किल की इक्वेशन, सेंटर -1, 0, पैराबोला को कन्वर्ट किया, वर्टेक्स 3, 4, y इक्वल टू x प्लस 1, y इंटरसेप्ट 1। तो आंसर कितना मिला, 1। इजी क्वेश्चन था। ठीक है,
सर्किल एंड पैराबोला का कॉम्बिनेशन और एक इजी लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लेट n belongs to natural number and greatest integer x less than or equal to x if sum of n plus 1 terms nc0 3 into nc1 5 into nc2 7 into nc3 is equal to 2 to the power 100 into 101 then twice of n minus 1 upon 2 का greatest integer is equal to, ये किसके बराबर होगा। देखो सिंपल एक सीरीज दी है आपको, ये वाली, ये एक सीरीज दे के रखी हुई है, तो क्या करें, सीरीज का जनरल टर्म बना लिया जनरल टर्म, ठीक है, और इस जनरल टर्म का सम निकाल लेते हैं। तो ये जनरल टर्म क्या है एक्चुअली में, देखो ये जनरल टर्म है s इज इक्वल टू समेशन, तोड़ देंगे उसको 2r ncr प्लस समेशन ncr, इसमें तोड़ दिया, ये रहा, ब्रेक करा 2r इंटू ncr समेशन ncr डायरेक्टली कितना हो जाएगा इसका 2 to the power n, ठीक है ना, ये रहा, और इसका सम 2 इंटू n 2 की पावर n माइनस 1, ऐड करो, उसको इक्वेट कर दो, सिंपल सॉल्व कर लो, वैल्यू मिल जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेनली जो स्टूडेंट को दिक्कत आई होगी वो इस जगह पे आई होगी, इसका सम, तो इसका सम आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी निकाल सकते हो और सीरीज बना के भी निकाल सकते हो। सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है 98, सो 98 इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर देन द वैल्यू ऑफ, तो कौन से चैप्टर का है, 3D का है, और सीधे सीधे पता है कैसा है, इजी है, क्योंकि अगर लाइंस कोप्लेनर होती हैं, लाइंस कोप्लेनर होती हैं तो हमें याद है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। कोप्लेनर एक डिटर्मिनेंट बनता है, उसकी वैल्यू 0, और उस डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, k माइनस, तो k प्लस 1 हो जाएगा, -1 पॉइंट है, फिर ये x2 माइनस x1, तो 2 प्लस 2 3 प्लस 3, ठीक है, यहाँ पर आएगा 1 2 3, यहाँ पर आएगा 3 2 1, और इसकी वैल्यू 0। कौन से डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 करिए, कौन सा डिटरमिनेंट है ये, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, देन यहाँ पर क्या आता है a1 b1 c1 a2 b2 c2। इफ़ द लाइन्स आर कोप्लेनर तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि अगर लाइन्स कोप्लेनर है, लाइन्स अगर कोप्लेनर है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इसका मतलब, ठीक है ना, क्योंकि स्क्यू लाइन्स कोप्लेनर मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो k प्लस 1 दिस विल बी 2 माइनस 3 दैट इज -4, -4 इंटू 1 माइनस 9 दैट इज -8 प्लस 6 इंटू 2 minus 6 minus 4 is equal to 0. Simplify it, -4k minus 4 plus 32 minus 24 equal to 0. Let's check k का value, 32 minus 24 that is 8, 8 minus 4 is 4, उधर गया तो -4, तो -4k is equal to -4, so k is equal to 1, k की वैल्यू 1 मिल रही है, k की वैल्यू कितनी आ गई 1, करेक्ट आंसर इज 1, ठीक है, ये रहा, सिंप्लीफाई कर लिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज 0, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस कैसी हो गई 0 होगी, क्योंकि स्क्यू लाइन से इंटरसेक्टिंग हो गई ना कोप्लेनर होने पर, तो आंसर कितना मिला 1, ओके, इजी। Question number 10. If vector a plus 3b vector is perpendicular to 7a minus 5b and
this is perpendicular to this, then the angle between A and B in degrees, डिग्रीज में वो एंगल कितना होगा। दो इक्वेशन बनेगी, A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर परपेंडिकुलर टू 7A वेक्टर माइनस 5B वेक्टर, ठीक है ना। तो ये बन गया A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर डॉट 7A वेक्टर माइनस 5B वेक्टर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 मॉड A वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस 5A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस 21A वेक्टर डॉट B वेक्टर माइनस 15 मॉड B वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हुआ 7 मॉड A वेक्टर का होल स्क्वायर 21 माइनस 5 दैट इज 16 प्लस 16 A वेक्टर डॉट B वेक्टर माइनस 15 मॉड B वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन जनरेट हो गई, एक और जनरेट कर लेते हैं। एक और दिया है ना, A वेक्टर माइनस 4B वेक्टर परपेंडिकुलर टू 7A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। तो A वेक्टर माइनस 4B वेक्टर डॉट 7A माइनस 2B इक्वल टू 0, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 कर देते हैं। कितना आ गया, 7 मॉड A होल स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 28 तो माइनस 30A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस 8 मॉड B का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लीजिए भाई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन नंबर 1 अपने पास जनरेट हो गई है, एक इक्वेशन नंबर 2 जनरेट हो गई है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हम सिर्फ क्या निकाल ले, A डॉट B, ठीक है ना। देखो ये रहा, सॉल्व किया, ये रही पहली इक्वेशन जो हमारी बनी थी, 7 मॉड A स्क्वायर प्लस 16AB माइनस 15 मॉड B स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन फिर बनी हमारी, ये रही 7 मॉड A स्क्वायर माइनस 30AB प्लस 8B स्क्वायर, ये भी बन गई। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके पता चला कि मॉड A और मॉड B आपस में बराबर है, और मज़ा आ गया। A डॉट B में यूज़ कर लेंगे इसको, मॉड A इक्वल टू मॉड B आ गया, बहुत ही हेल्पफुल काम हो गया, ठीक है। A डॉट B की वैल्यू मॉड A स्क्वायर अपॉन 2 कैसे मिली, ये जब वैल्यू आपने इसमें रखी, मॉड A और मॉड B को बराबर करके रखा। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B बराबर हैं, ये एक कैंसिल, कितना हुआ ये 1/2, तो थीटा 1/2, तो डिग्री में कितना हो गया 60 डिग्री, इजी। सो वेक्टर्स एंड इजी, ओके। सो होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आई विश मैक्सिमम से मैक्सिमम परसेंटाइल आपके बने हों, ओके। थैंक यू।